प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा लगातार कई दिनों से कक्षा 9 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी आपके द्वारा भेजे गए ऑनलाइन वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, हमारे इस विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और यदि डाउट कोई आपको है तो इसे क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर करने तो कमेंट्स भेज रहे होंगे। देखिए, ये कोरोना का टाइम है। इस समय हमें घर पर रह करके सुरक्षित रह करके पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई से वंचित नहीं होना है। इसलिए ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप सभी विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए घर बैठे ही ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करा रहा है। इसी कड़ी में मैं आज आपको चुंबक द्वारा पृथक्करण समझाने जा रहा हूं। देखिए, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करने में जब दो ठोस आपस में मिले हुए हों, ऐसे दो ठोसों को किस तरह से पृथक किया जाता है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस कड़ी में मैंने आपको उचित विलायक का प्रयोग करके बता दिया था और ऊर्ध्वपातन के गुण के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दो ठोस जैसे आपने मिला रखा हो उचित विलायक के द्वारा, जैसे आपको पता हो चीनी पानी में मिले होती है लेकिन रेत पानी में मिले नहीं होती। इस गुण को ध्यान में रखते हुए हम चीनी और मिट्टी के दो ठोस आपस में मिले हुए मिश्रण को पानी के द्वारा घोल बनाकर पृथक कर सकते हैं। अगर ऊर्ध्वपातन की बात आ रही है तो मैंने आपको बताया था कि दो ठोस यदि आपस में मिले हुए हों, अगर उनके अंदर इस तरह का कोई गुण पाया जा रहा है कि ठोस से सीधा ही द्रव गैस में और गैस से सीधा ही ठोस में परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसे वाष्पन ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बता रहा हूँ चुंबक द्वारा पृथक्करण। चुंबक द्वारा पृथक्करण। देखिए, चुंबक द्वारा पृथक्करण किया, जैसे लोहा, चुंबक क्या करती है, लोहे को पकड़ती है। यदि किसी मिश्रण में लोहा अवयव के रूप में विद्यमान है तब हम उसे क्या करेंगे, चुंबक के प्रयोग के द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे इसको चुंबकीय पृथक्करण विधि के नाम से जानते हैं। जैसे आपको पता हो कि भाई यहाँ पर हमने इस तरह का एक उपकरण दिया, चुंबकीय पृथक्करण विधि वाला, इसके ऊपर इस तरह से पटा हुआ रहता है और यहाँ एक बड़ा भारी चुंबक लगा रहता है। चुंबक का पहिया है मानो, यहाँ इसके ऊपर एक इस तरह का कीट लगा हुआ है और इस कीट की सहायता से यहाँ चुंबक वाले लोहयुक्त और अन्य प्रकार की जो ठोस मिले हुए हैं जिन्हें हमें पृथक करना है, उन्हें इसमें भर दिया गया है। यहाँ भर दिया, जैसे यहाँ से इसमें चल रहे हैं और ये पहिया घूम रहा है इस तरह से। ये इस पट्टे पर गिर करके यहाँ आएंगे, ये बड़ा भारी चुंबक है। जैसे ही आएंगे यहाँ देखेंगे हम बिना जो चीजें हैं चुंबक में, वो तो इस तरह से क्या होती चली जाएंगी, यहाँ गिरती चली जाएंगी। यहाँ पर उनका तो ढेर लग जाएगा, इस पहिए से लगता हुआ है, यहाँ इसको स्पर्श करता हुआ है, एक स्तंभ यहाँ पर खड़ा हुआ रहता है। जब ये लोहे से चिपकी है वस्तु इस चुंबक के चिपक करके यहाँ तक आएगी तो इससे स्पर्श करके वो यहीं पर गिरती रहेगी। तो इस तरह से लोहा अलग हो जाएगा और अन्य चीजों का ढेर अलग लग जाएगा। इस तरह से चुंबकीय पृथक्करण विधि में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे लोहे की छीलन और सल्फर का मिश्रण हो गया, उसको पृथक्करण इस विधि से करते हैं। लोहे की छीलन तो चुंबक से चिपक जाती है और सल्फर पहले ही चिपकता नहीं, इसलिए यहाँ उसका ढेर लग जाएगा। इस तरह से हम यहाँ इस कीट में डालते रहेंगे, पट्टी पर घूम करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे चुंबक उसको लोहे वाले चीजों को पकड़ देगी और बाकी के पकड़ने वालों को कर देगी। चिपकी हुई चीजों को यहाँ से इसको स्पर्श करते हुए स्तंभ से क्या कर लिया जाएगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण के बारे में हम जानेंगे। लिखो इसमें कि लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। लोहा
चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। लोहा किसके द्वारा आकर्षित होता है? चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। यदि किसी मिश्रण में लोहा अवयव के रूप में विद्यमान है, यदि किसी मिश्रण में लोह धातु अवयव के रूप में विद्यमान है, कौन से अवयव के रूप में? लोहा अवयव के रूप में विद्यमान है, तब इसे हम चुंबक के या चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तब हम इसे चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करके चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करके हम इसको अलग करते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखो, जैसे लोहे की छीलन और सल्फर का मिश्रण ले लिया हमने। एग्जाम्पल के रूप में लोहे की छीलन तथा सल्फर को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग कर देंगे। हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोहे की छीलन का चुंबक प्रतिरोध जाएगी। लोहे की छीलन चुंबक पर हो जाती है तथा सल्फर पृथक हो जाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, लोहे और सल्फर दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। हम घरों में भी इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा। अब आप एक ठोस और एक द्रव के मिश्रण को कैसे पृथक करोगे, इस बारे में आप देखिए। इसको मिटा देता हूं मैं। आपने अगर इसे लिख लिया हो तो हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि एक ठोस और एक द्रव को मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। एक ठोस तथा एक द्रव के मिश्रण को कैसे पृथक पॉइंट आ गया। एक ठोस को और एक द्रव को हम इस तरह से पृथक करें। देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसे आप लिख लें, नहीं लिखा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
हाँ भाई, सबसे पहला हम लेंगे कि ऐसे सभी मिश्रण जिनके अवयवों में एक ठोस और एक द्रव मिला हुआ हो, हम उनको छनन क्रिया द्वारा, अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा, वाष्पन विधि के द्वारा, क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा और वर्णलेखन विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो कौन कौन सी विधियां आपके सामने आ गई हैं, पहले तो हम इसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अपन लिख लेते हैं कि भाई ऐसे अवयव जिसमें एक द्रव, ऐसे अवयव जिसमें एक ठोस व एक द्रव आपस में मिले हों, उन्हें पृथक करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करें। सबसे पहले तो छनन विधि, नंबर 1 पर क्या लिखेंगे भाई हम, छनन द्वारा। नंबर 2 से लिख लो, छनन तो कर लिया हमने, अब हम उसका अपकेंद्रीकरण कर देंगे। नंबर 3 लिख लो, अपकेंद्रीकरण के साथ ही वाष्पन के द्वारा। नंबर 4 पर आप लिख दीजिए कि वह क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। नंबर 5 पर लिख दीजिए आप वर्णलेखन द्वारा। अब यदि आपने सारे विधियों को, सबसे पहले मैं आपको छनन विधि के द्वारा अलग करना समझा रहा हूं। देखिए छनन विधि के द्वारा पृथक्करण करना कैसे होता है। इसमें हम छानने की क्रिया करेंगे कि छनन प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि किसी द्रव में जो एविलेट ठोस होता है उसको पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आप इसे लिख रहे हैं, लिया हो तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा। देखो छनन माने छानना, इसको छानेंगे भाई हम। ठोस और द्रव आपस में जो घुलनशील नहीं है उनको छानेंगे। तो छनन प्रक्रिया के द्वारा द्रव में एविलेट ठोस को, हम छनन प्रक्रिया के द्वारा द्रव में एविलेट ठोस को क्या करने के काम देंगे हम, एविलेट जो ठोस उसको पृथक करने के लिए इस क्रिया का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप देख सकते हो कि चौक और पानी के मिश्रण का किस तरह से पृथक्करण किया जाए। एग्जाम्पल के रूप में चौक तथा पानी के
एक कीप लेंगे और इस कीप को कांच की छड़ की सहायता से छनक पत्र के शंकु में डाल दें। एक छनक पत्र ले लिया, कीप में डाल दिया अपने छनक को। अब क्या करेंगे हम, उसमें हम चौक और हमारा जो पानी का विलयन है उस मिश्रण को हम उस कीप छनक पत्र लगे वाले कीप में क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब उसे एक स्टैंड की सहायता से कसकर हम क्या कर देंगे, बीकर में लगा देंगे। क्या देखते हैं कि छनक पत्र में हम उसे जोर से नहीं डालेंगे एमिनेट ठोस को और उसके द्रव्य मिश्रण को, धीरे धीरे करके डालेंगे। जब हम देखेंगे चौक के कण तो छनक पत्र में अवशेष के रूप में रह जाएंगे और छनन प्रक्रिया के द्वारा पानी बिल्कुल पृथक होकर के साफ द्रव के रूप में छनित्र बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। चौक और पानी तथा रेत और पानी का मिश्रण इसी तरह, क्योंकि ये दोनों विषमांगी मिश्रण होते हैं, इसी प्रकार से क्या किया जाता है, इनको पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा एक ठोस और द्रव के विषमांग मिश्रण का पृथक्करण किया जा सकता है, परंतु यदि ठोस द्रव में अगर घुल गया, समान मिश्रण हो गया, तब छनन प्रक्रिया के द्वारा मिश्रण को पृथक नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे, आपके सामने देखिए, पहले मैं आपको चित्र बना करके समझा दूं इसको। जैसे मान लीजिए हमने एक कीप दिया, ये बीकर है और इस कीप में हमने क्या किया, इसी कीप का आकार का एक छनक पत्र लगा दिया। छनक पत्र को लगाने के पश्चात हमने इस कीप को पूरी तरह से यहाँ से लगा करके और एक स्टैंड की सहायता से इसे क्या करते हैं, व्यवस्थित कर दिया। क्या कर रहे हैं, पानी प्लस चौक का जो विलयन है उसको हमने यहाँ एक कांच की छड़ की सहायता से इसमें डाल दिया है। हम देखेंगे कि यहाँ लगा हुआ जो छनक पत्र है उसमें से बूंद बूंद करके और ये छन करके इसकी करके क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ये पूरी तरह से साफ आता जा रहा है। साफ जल और यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, चौक के अवशेष रह जाएंगे। आपने देख लिया हो कि किस तरह से है प्रयोग के द्वारा हमने ये सिद्ध कर दिया कि हम एक ठोस और एक द्रव अगर आपस में मिले हुए हों तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि एक कीप के मुख पर छनक पत्र का शंकु बना करके लगा देंगे और फिर मिश्रण को कांच की छड़ की सहायता से छनक पत्र उसके शंकु में डाल देंगे। साफ पानी छनक पत्र से निकल करके छलित रूप में बीकर में इकट्ठा हो जाएगा और शेष बचे हुए अवशेष हमारे कैसे लिखते हैं इनको, सर्वप्रथम एक छनक पत्र लेकर उसका कीप के आकार का शंकु बनाते हैं। शंकु को सही तरीके से
में लगाने के बाद ठोस द्रव मिश्रण को कांच की छड़ की सहायता से में डालते हैं। पानी क्षणक पत्र से संकर संयंत्र के रूप में बीकर में हो जाएगा। तथा तो या रेत के अवशेष पत्र में शेष रह जाएंगे। शेष रह जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये चौक और पानी का मिश्रण पृथक रह जाएगा। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि समांगी मिश्रणों को, ठोस और द्रव के समांगी मिश्रणों को हम छनन प्रक्रिया के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। हम केवल विषमांगी मिश्रणों को क्षणक पत्र की सहायता से कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ मिटा करके लिख देता हूँ। ये क्षणक पत्र की सहायता से केवल विषमांगी ठोस द्रव मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। समांगी ठोस द्रव मिश्रण इस विधि से पृथक नहीं किए जा सकते। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया है कि आप अपकेंद्रीकरण के द्वारा किस तरह से पहचान करते हैं। आप केंद्रीकरण
ठोस द्रव मिश्रण को पृथक देखिए ठोस द्रव मिश्रण को अपकेंद्रीकरण के द्वारा कैसे पृथक करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वे क्षणक पत्र से क्षण करके क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अतः इन कणों को पृथक करने के लिए हमें क्षणक विधि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ऐसे मिश्रण को हम अपकेंद्रण विधि के द्वारा पृथक करते हैं। क्या होता है अपकेंद्रण प्रक्रिया में, जब मिश्रण को तेजी से क्या किया जाता है, घुमाते हैं ना, तब भारी कण तो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर तैरने लग जाते हैं। ये विधि क्या कहलाती है, अपकेंद्रण विधि कहलाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि द्रव में कभी कभी मौजूद ठोस के इतने कण छोटे होते हैं कि वो क्षणक पत्र से क्षण करके निकल जाते हैं। देखिए यहाँ कभी कभी द्रव में ठोस के इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि वे क्षणक पत्र द्वारा छनकर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को पृथक करने हेतु अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए अपकेंद्रीकरण है, इस विधि में ठोस द्रव मिश्रण को क्या करते हैं भाई, बहुत तेजी से घुमाते हैं। इससे क्या होता है, इससे भारी कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। ऊपर क्या करने लग जाएंगे, तैरने लग जाते हैं। अब जब हल्के कण ऊपर तैरने लग गए तो भारी कण नीचे जम करके और दोनों का देखिए मैं आपको यहाँ
दूध से क्रीम को अलग करना समझा। इसे ऊपर से मैं मिटाऊंगा। अपन सब जानते हैं इस तरह से दही को अत्यधिक समय तक आप केंद्र करके जोर जोर से घुमाने पर उसके ऊपर क्या आ जाता है, अलग हो जाता है। हम इस बात को जानते हैं कि देखिए दूध से क्रीम को अब केंद्र के द्वारा पता करते हैं। तो लिखेंगे दूध से क्रीम को अब केंद्र विधि द्वारा अलग किया जाता है। अपन इसको क्या कहते हैं, छाछ करना कह देते हैं ना, वो ये है। दूध को केंद्रीय मशीन के बर्तन में रख करके मशीन चलाई जाती है। दूध से बना दही या दूध को करने हेतु बर्तन में रखकर अपकेंद्री मशीन को चलाया जाता है। अपकेंद्री मशीन बहुत तेजी से क्या करती है भाई, घूमती है। मशीन चलाने पर दूध बहुत तेजी से बर्तन के साथ साथ घूमता है। इस कारण दूध क्रीम व सपरेटा दूध में बढ़ जाता है। क्रीम हल्के होने के कारण क्या होता है, सपरेटा दूध के ऊपर तैरने लगता है। इसको अलग हटा देते हैं। नीचे वाला लिख दिया होगा, सेम इसको मिटा देते हैं। केंद्रीय मशीन दूध या दही को तेजी से घुमाती है, जिससे भारी दाब नीचे प्रतियों तथा आगे का सपरेटा तरीके से तैरने लगता से हटा दिया। इस तरह से हमने क्या कर दिया भाई, इसे अलग कर लिया। अब आप उत्तर दे सकते हैं इसके बढ़िया कि दही या दूध को मथने पर आपने क्या देखा, साथ साथ घूम रहा है कि दूध को मथने पर क्रीम तथा सपरेटा दोनों अलग अलग हो गए घूमने के साथ ही। दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे कर लेते हैं कि दूध को मथने पर क्रीम सपरेटा दूध के ऊपर ही इकट्ठे हो जाते हैं और जिसे हम हाथों से पृथक्करण करके क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब केंद्रीकरण विधि के अन्य प्रमुख अनुप्रयोग प्रयोगशाला में रुधिर और मूत्र की जांच करने में भी, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल और मैल को निचोड़ने में भी, छनन
वह केंद्रीकरण विधि के द्वारा केवल द्रव में नहीं घुलने वाले पदार्थों को पृथक्करण किया जा सकता है। अगर कोई पदार्थ द्रव में घुल गया तो ऐसे पदार्थों को हम क्या नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। द्रव में मिले ठोसों का पृथक्करण अन्य विधियों जैसे वाष्पन है, क्रिस्टलीकरण है, वर्णविधन है आदि के द्वारा किया जाता है। आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊंगा, वाष्पन पृथक्करण आपको कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।